Hello everyone. So this is a quick recap video of solutions and colligative properties. तो being a quick recap video ये आपके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बल्कि अगर आपने चैप्टर को ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है, अच्छे से तैयारी इसकी कर ली है, तो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, ग्राफ्स हैं, उनको क्विकली रिवाइज करने के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा. सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर जेई, नीट और सीबीएसई प्रेपरेशन. देखिए, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं. तो सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है? इट इज़ अ मिक्सचर. ठीक है, तो मिक्सचर अगर हम देखें तो वर्चुअली ऑल द गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इन द रियल वर्ल्ड आर मिक्सचर्स. जो भी आप देख रहे हैं अपने आसपास, चांसेस यही हैं कि वो एक मिक्सचर है. क्यों? क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के फिजिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. मतलब वो केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे, वो फिजिकली मिक्स कर दिए गए हैं. अब यहाँ पर पहला एग्जांपल इस ग्लास का है. इट्स अ कलर्ड ग्लास. तो कलर्ड ग्लास में 10, 12, 15 तक कंपोनेंट्स होते हैं. इवन मोर कैन बी प्रेजेंट, बट नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि इन कलर्ड ग्लासेस में भी कम से कम 10 से 12 कंपोनेंट्स तो होंगे. ठीक है, आप साबुन घर में यूज़ करते हैं, सोप, दैट इज़ अ मिक्सचर. बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें हैं. यहाँ पर वाटर के अगर देखें, सी वाटर, तो सी वाटर में 50+ कंपोनेंट्स हैं. बहुत सी वैरायटी के सॉल्ट्स इसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो मिक्सचर्स हैं दैट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं. तो इवन एक सिंगल बैक्टीरियम कंटेन्स ओवर 6,000 different compounds. So that's a mixture of over 6,000 different compounds. ओके, सो मिक्सचर बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, सिर्फ 2 कंपोनेंट वाले बाइनरी मिक्सचर, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडीज. तो अब अगर हम डिस्कस करें कि मिक्सचर्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, तो वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, अदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस जहां पर वो प्रॉपरली आपस में मिक्स हो चुकी हैं, देयर इज अ सिंगल फेज थ्रू आउट द सिस्टम. ठीक है, जैसे कि आप नमक को पानी में डालते हैं, अच्छे से घोल लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आप उस वाटर का कहीं से भी सैंपल लीजिए. ठीक है, पानी में अगर आपने नमक डिसॉल्व किया है, तो चाहे टॉप पॉइंट से आप कुछ सैंपल लीजिए वॉल्यूम का, या मिडिल पॉइंट से लीजिए, या बॉटम से लीजिए, तीनों में जो नमक की कंसंट्रेशन आएगी वो सेम आएगी. तो इसका मतलब है कि नमक बराबर तरह से घुल चुका है कंप्लीटली. ठीक है, पूरे सिस्टम में होमोजीनियसली घुल चुका है. सो दैट हैज अ सेम फेज थ्रू आउट द सिस्टम. हेट्रोजीनियस में क्या होता है? हेट्रोजीनियस हैज मोर देन वन फेज. जैसे कि अगर आप पानी में रेत घोलने की ट्राई करें, ठीक है, तो रेत क्या होगी, कुछ रेत में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइट वेट हैं, वो सरफेस पे फ्लोट करेंगी, कुछ सेटल डाउन हो जाएंगी. तो अगर आप टॉप पे सरफेस से एक सैंपल लेते हैं पानी का, उसमें जो कंपोनेंट मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे. बॉटम से लेते हैं उसमें डिफरेंट मिलेंगे, और मिडल पार्ट से लेंगे तो उसमें डिफरेंट मिलेंगे. तो आपको सेम फेज थ्रू आउट नहीं मिल रहा है, यू आर गेटिंग मोर देन 2 फेजेस. ठीक है, तो दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. इट मीन्स 2 से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते, उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन. तो जब 2 कंपोनेंट होते हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं. तो बाइनरी सॉल्यूशन मीन 2 कंपोनेंट्स, टर्नरी मीन्स 3 कंपोनेंट्स. अब 2 कंपोनेंट में क्या होगा, जो आपका थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे. ठीक है, और टर्नरी में भी क्या होगा, 3 कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली 2 कंपोनेंट सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट 1 एंड सॉल्यूट 2, और तीसरा होगा सॉल्वेंट. जैसे कि पानी में आप थोड़ा नमक भी डाल दें और थोड़ी चीनी भी डाल दें, तो ये 3 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन बनेगा, तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे. और सिर्फ आपने अगर शुगर सॉल्यूशन बनाया है या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है, दैट विल बी अ बाइनरी सॉल्यूशन. फिर ये टेबल है एनसीईआरटी से, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उनके कॉमन एग्जांपल्स. अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करें, तो गैस एज अ सॉल्यूट, जब गैस एज अ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, गैस इन गैस, उसका एग्जांपल है
एयर, तो एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है और एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस बोल सकते हैं आप, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किन्हीं भी दो गैसेज का मिक्सचर आप बोल सकते हैं। एक गैस कम अमाउंट में होगी, एक गैस ज़्यादा अमाउंट में होगी, क्योंकि जो कम अमाउंट में है दैट इज सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में है दैट इज सॉल्वेंट। सिमिलरली लिक्विड इन गैस, थोड़ा सा लिक्विड एज अ सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस में डिजॉल्व किया हुआ है, जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस, सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। फिर लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि लिक्विड यहां पर एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो तीनों केसेस में लिक्विड सॉल्वेंट है। अब गैस अगर एज अ सॉल्यूट आपके लिक्विड में प्रेजेंट हो, जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, नॉर्मली जहां भी पानी है, एक्वेटिक लाइफ जो मछलियां हैं या कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो क्यों सर्वाइव करते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। ठीक है, तो नॉर्मल वाटर इज बेसिकली गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। फिर लिक्विड इन लिक्विड, दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दीजिए, दो आपके पास जूस पड़े हैं उनको भी आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, पानी में आपने इथेनॉल डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया। ठीक है, दैट इज अनदर एग्जांपल। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट को पानी में डाल दीजिए, ग्लूकोज को या शुगर को पानी में डाल दीजिए। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। थर्ड इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सॉलिड एज अ सॉल्वेंट होगा, तो गैस को हम सॉलिड में डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को जब पैलेडियम के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, इस काइंड ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है जहाँ पे लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करना, जैसे अमेलगम्स होते हैं, सोडियम और मरकरी का अमेलगम। सॉलिड इन सॉलिड, एलॉयज, मेटल एलॉयज, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, या आप ब्रास का एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रॉन्ज का एग्जांपल ले सकते हैं, गन मेटल का एग्जांपल ले सकते हैं। तो जितने भी अलॉय हैं ये बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन ही तो हैं। अब नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। फर्स्ट इज कंप्लीटली मिसिबल, जब दो लिक्विड्स आपस में कंप्लीटली मिक्स होते हैं परफेक्टली, ओके, दैट्स अ कंप्लीटली मिसिबल सिचुएशन। फिर कंप्लीटली इमिसिबल, जैसे वाटर और ऑयल है। तो कंप्लीटली मिसिबल का एग्जांपल आप क्या देंगे, वाटर प्लस लेट अस से लेमन जूस। ठीक है, दोनों लिक्विड हैं, दोनों परफेक्टली मिक्स होते हैं। कंप्लीटली मिसिबल हो गया वाटर प्लस ऑयल। और जो पार्शियली मिसिबल हैं उसमें आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं, वाटर प्लस एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल ऐसे आप थोड़ा सा हायर जाएंगे चेन में, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ऑब्वियसली बात है अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती जाएगी, क्योंकि उसका जो अल्काइल पार्ट है वो बड़ा होता जा रहा है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, और उसकी वजह से पानी में जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन तो हमने डिफाइन कर दिए। अब मेरे पास दो ग्लास दिए गए हैं, दोनों में सॉल्ट वाटर है। ठीक है, पर मुझे पता करना है कि किस में सॉल्ट ज़्यादा है, कौन ज़्यादा नमकीन है, कौन कम नमकीन है। तो कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। आपने मोल कॉन्सेप्ट में सारी टर्म्स ऑलमोस्ट पढ़ी होंगी। फर्स्ट इज वेट बाय वेट परसेंटेज और परसेंटेज बाय वेट। तो परसेंटेज बाय वेट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 20% NaCl सॉल्यूशन है वेट बाय वेट, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 20 ग्राम NaCl मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। तो अगर 100 ग्राम में 20 NaCl है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी 80 ग्राम तो वाटर ही होगा। ठीक है, तो वेट बाय वेट में सिंपली आपको पता है कि मास इज ऑलवेज एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर 20 प्लस समथिंग 100 बना रहे हैं तो वो समथिंग हमेशा 80 ही होगा। ठीक है, तो जब भी कोई सॉल्यूट आपको वेट बाय वेट में दिया हो तो 100 में उतने ग्राम आप सॉल्यूट ले लें, बाकी जो बचेगा वो सॉल्वेंट होगा। तो 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम वाटर भी बोल सकते हैं, और आप इसको 40 ग्राम NaCl प्लस 160 ग्राम वाटर भी तो बोल सकते हो, क्योंकि 40 बाय 160 करोगे इंटू 100 तब भी आंसर वही आएगा। या इसको 10 ग्राम NaCl प्लस 40 ग्राम वाटर भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड इज
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट मतलब पहली टर्म हमेशा सॉल्यूट के लिए होती है, सेकंड टर्म सॉल्वेंट के लिए होती है, ठीक है, सॉरी नॉट सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए होती है। सो फर्स्ट टर्म इज फॉर सॉल्यूट, सेकंड टर्म इज फॉर सॉल्यूशन। तो मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट को ग्राम्स में लेना है, वॉल्यूम को भी फिर मिलीलीटर में लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि एक जगह आपने उसको किलोग्राम में ले लिया और दूसरी जगह मिलीलीटर में ले लिया। किलोग्राम में लेंगे तो फिर लीटर आएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जब ग्राम्स में है तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इंटू 100। अब अगर इसके अकॉर्डिंग कहा जाए कि 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम NaCl इज इन 100 ml, नॉट वाटर, 100 ml सॉल्यूशन। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें पानी कितना है? क्योंकि आपके पास जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 100 ml है, 100 ग्राम नहीं दिया। तो सॉल्यूशन की आपको अगर डेंसिटी गिवन होगी तब डेंसिटी और वॉल्यूम को आपस में यूज़ करके आप उसका मास निकाल सकते हो। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 10 ग्राम NaCl 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व होके 100 ग्राम बना, ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम कहीं नहीं लिखा, ये 100 ग्राम है, ये 98 ग्राम भी हो सकता है, ये 102 ग्राम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पता। थर्ड केस, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पर सॉल्यूट की भी वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू 100। अब 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का अगर सॉल्यूशन मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा? मान लीजिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया कि आप 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन बना के लाओ, क्या करोगे? तो आप बोलोगे कि 10 ml इथेनॉल ले लिया हमने। अब अगर आप बोलते हो कि 90 ml पानी में हमने ऐड कर दिया और 100 ml सॉल्यूशन बन जाएगा, तो गलत है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। आपको क्या गारंटी है? आपने हमेशा ये पढ़ा है कि मास इज आर एडिटिव, वेट हमेशा कंजर्व रहता है किसी भी रिएक्शन में। वॉल्यूम कंजर्वेशन का कोई रूल पढ़ा है? नहीं, ठीक है। मास कंजर्वेशन पढ़ी है, वॉल्यूम कंजर्वेशन का कोई रूल नहीं है। तो 10 ml 90 ml से मिलके 100 ही बनाएगा, ये तो कहीं नहीं लिखा। 100 से ज़्यादा भी बना सकता है, 100 से कम भी बना सकता है, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है ये हमें यहाँ नहीं हम डायरेक्टली पता। हम क्या करेंगे, आप एक कंटेनर ले सकते हो, बीकर जिसमें 100 ml पे एक मार्क बना होगा। तो आपने क्या किया, पहले चुपचाप उसमें 10 ml जो इथेनॉल था वो ऐड कर दिया। अब ऊपर से आप पानी डालते रहो, पानी तब तक डालते रहो जब तक वो सॉल्यूशन, और साथ में उसको थोड़ा स्टीर भी करना है, ठीक है, मतलब घुमाते रहना है ताकि वो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। तो पानी तब तक डालो जब तक वो 100 ml के मार्क पे नहीं आ जाता। जब आ गया छोड़ दो, दैट इज़ योर 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। तो कितना पानी इसमें डाला, अब ये 90 भी हो सकता था, 92 भी हो सकता था, 88 भी हो सकता था, वो तो आप मेज़र कर लो आपने कितना पानी डाला है, ठीक है। पर पॉइंट है कि फाइनली बनना 100 ही चाहिए, तो 100 ml के मार्क पे रुक जाना है। दैट इज़ हाउ वी प्रिपेयर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपको पता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पर वॉल्यूम को हमेशा लीटर्स में लिया जाता है। इसीलिए जब भी आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। और ध्यान रखना ये वॉल्यूम लीटर्स में होती है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलते हैं, और अगर वॉल्यूम आपकी मिलीलीटर में होगी तो मिली मोल्स निकलेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है कैलकुलेशन के टाइम पे कि वॉल्यूम अगर आपकी मिलीलीटर्स में है तो या तो उसको आप लीटर में कन्वर्ट करो, तब उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करके मोल्स आएंगे। पर अगर आपने वॉल्यूम को ml में ही रखा है तो आपके पास मिली मोल्स आते हैं, ठीक है। तो इससे आपके आंसर में 10⁻³ का एरर डेफिनेटली आएगा। और मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है, मतलब उसी सॉल्यूशन की ठंडे की मोलैरिटी कुछ और होगी और गर्म की कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, चीज़ें हीट करने पे एक्सपैंड करती हैं, वेट नहीं बढ़ता।
गर्मियों में आपका वेट बढ़ जाएगा, सर्दियों में वेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वेट इज़ नॉट अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बट वॉल्यूम इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। तो क्योंकि ये वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होगी तो डेफिनेटली मोलैरिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। इसलिए जो टेम्परेचर सेंसिटिव कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ पर मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी यूज़ करते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना है, इट इज नॉट सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो क्योंकि यहां पर सॉल्यूट के भी मोल्स हैं जिनका टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम का भी टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब सॉल्यूशन को गर्म करो, ठंडा करो, जो मर्जी करो, टेम्परेचर जैसा मर्जी चेंज करो, मोलैलिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सिंपल फॉर्मूला है कि मोलैलिटी को आप मोलैरिटी, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अगर दिया हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू m स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये एक फॉर्मूला है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि सर डायरेक्टली फॉर्मूला तो दिया होता है, हम इतना क्यों लंबा जाके इसको सॉल्व करते हैं डेंसिटी से। तो ये फॉर्मूला क्या आपको याद रहेगा? अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपको स्क्रैच से, मतलब स्टेप बाय स्टेप भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो कभी भी केमिस्ट्री में क्या, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में फॉर्मूलाज पे डिपेंड मत करो, फॉर्मूलाज को याद करो, बट उनकी जो डेरिवेशन है, कैसे वो फॉर्मूला डिराइव हुआ स्टेप बाय स्टेप, वो अगर आपको आता है तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि अगर डाउट हुआ तो आप डिराइव कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी को हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर बैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोल कंसेप्ट में तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है तभी सॉल्व होती है। नॉर्मेलिटी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को, तो बिना इक्वेशन को बैलेंस किए भी उसको सॉल्व किया जा सकता है, ओके, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, और वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, n फैक्टर आपको पता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप निकाल सकते हैं। और n फैक्टर क्या होता है? जो मेटल सॉल्ट्स हैं उनके लिए जो n फैक्टर है दैट इज चार्ज ऑन द कैटायनिक पार्ट या चार्ज ऑन द एनायनिक पार्ट। जैसे अगर मैं बोल दूं कैल्शियम सल्फेट, तो मेटेलिक पे कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव, तो उसका n फैक्टर 2 है। AlCl3 में कैटायनिक पे चार्ज कितना है? +3, तो उसका n फैक्टर 3 है। कैटायंस की बात करो तो उन पे जो चार्ज होता है वो n फैक्टर होता है। एसिड्स की जो बेसिसिटी होती है वो उनका n फैक्टर होता है। बेस की जो एसिडिटी होती है वो उसका n फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आप स्टोइकियोमेट्री में डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब 100 को अगर मैं 1 से डिनोट करूं, मतलब मैंने कहा कि 100% में मेरे पास 20% A है, तो 80% तो B होगा। अब 100% को अगर मैं 1 से डिनोट कर दूं तो 20% किससे डिनोट हो जाएगा? 0.2 से, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन में हमेशा हम 0 से 1 के बीच में डिनोट करते हैं। जैसे नॉर्मली हम परसेंटेज में 0 से 100 में जाते हैं, मोल फ्रैक्शन में हम, या किसी भी फ्रैक्शन में 0 से 1 के बीच में रहते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ A, कि A की फ्रैक्शन कितनी है? मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल्स। फ्रैक्शन ऑफ B, मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल का मतलब है A के और B के, अगर कोई C भी है तो C के भी ऐड होंगे, ठीक है। और सभी की मोल फ्रैक्शन, सभी कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन मिला के हमेशा 1 होती है। तो XA प्लस XB प्लस XC प्लस अप टू सो ऑन, जितने कंपोनेंट्स हैं सबकी मोल फ्रैक्शन मिला के 1 ही आएगी। और X ऑलवेज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, इससे हायर कभी ये नहीं जाता। देन द ppm, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। अब ये पार्ट्स कैसे हो सकते हैं? अगर आपको पार्ट्स में दिया है तो भी ठीक है, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ भी कर सकते हो। आप वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ भी कर सकते हो, क्योंकि पार्ट्स तो किसी में भी डिफाइन हो सकते हैं ना, वेट में भी, वॉल्यूम में भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी कर सकते हो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, ठीक है। सो दैट इज द ppm।
नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी होती क्या है? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इट मीन्स एक गिलास लीजिए, ठीक है, पानी का, उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है. अब उसमें नमक डालना हम ऐड करते हैं, ठीक है, नमक मतलब डालना हम स्टार्ट करते हैं. तो आप उसको नमक को घोलते रहें. आपने 10 ग्राम डाले, डिज़ोल्व हो गए. 2 ग्राम और डाले और डिज़ोल्व हो गए. 2 ग्राम और डाले, डिज़ोल्व हो गए. एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आप और नमक डालोगे वो डिज़ोल्व होगा ही नहीं. मतलब उस पानी में जितना नमक डिज़ोल्व किया जा सकता था आपने कर दिया है, अब और डिज़ोल्व नहीं होगा. मीन्स हम सैचुरेशन पे आ चुके हैं. इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो मैक्सिमम मान लीजिए आपने 18 ग्राम ही डिज़ोल्व कर पाए, उसके बाद जो भी डाला वो डिज़ोल्व नहीं हुआ. तो मतलब 18 ग्राम मैक्सिमम अमाउंट हो गया ना NaCl का, जो उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया जा सकता था. अब अगर मैं उसमें पानी का अमाउंट डबल कर दूँ तो मैं और NaCl डाल सकता हूँ. तालाब में आप नमक का डब्बा लेके चले जाओगे तो जितने मर्जी डब्बे ले जाओ, सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी स्पेसिफिक होता है. जनरली उसको 100 ग्राम लेते हैं, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है. ठंडे पानी में अगर 18 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है तो गर्म पानी में डेफिनेटली 18 ग्राम से ज़्यादा ही डिज़ोल्व होगा. नाउ द सॉल्युबिलिटी इट डिपेंड्स ऑन मेनली 3 फैक्टर्स. ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं. नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में कैसी बनती है. अगर बहुत अच्छी बनती है तो बहुत अच्छे से मिक्स होंगे. ठीक है. सेकेंड इज टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर हाई है तो नॉर्मली, ठीक है, हमेशा नहीं बोल रहा, नॉर्मली सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है. एंड थर्ड इज प्रेशर. तो प्रेशर का जो सॉल्युबिलिटी से रिलेशन है वो जनरली गैसेस के लिए होता है. सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई प्रेशर से फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, प्रेशर का जो सॉल्युबिलिटी से रिलेशन है वो गैसेस के लिए है. अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वाई सब्सटेंसेस डिसॉल्व, चीज़ें डिसॉल्व क्यों करती हैं. ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम NaCl में देखें तो NaCl में जो बॉन्डिंग है दैट इज़ आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं. अब इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, फिर भी इसको मैंने पानी में डाला तो क्या हो गया, ये टूट गया. Na पॉजिटिव अलग हो गए, Cl नेगेटिव अलग हो गए. तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये NaCl टूटा क्यों अगर आयनिक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है. दूसरी बात, अगर टूट गए तो वापस अट्रैक्ट करके क्यों नहीं जुड़ जाते, क्योंकि NaCl बना भी तो ऐसे ही था कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस थे, अट्रैक्ट हुए और NaCl बन गया. तो पानी में जाने के बाद ये दोबारा क्यों कंबाइन नहीं करते. कौन सी चीज़ है जिनको बचाती है दोबारा कंबाइन करने से, और कौन सी फैक्टर है जिसको तोड़ता है. पहली तो बात है टूटा ही क्यों, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. सो दैट इज योर क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया गया है ये है सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर के साथ. तो आप देख सकते हैं नॉर्मली NaNO3 के लिए, सोडियम नाइट्राइट के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. ठीक है, नॉर्मल चल रहा है. और NaCl के लिए भी धीरे धीरे बढ़ ही रही है, मतलब स्लोप पॉजिटिव ही है. KCl के लिए भी बढ़ रहा है, KNO3 का थोड़ा सा कर्वेचर है पर बढ़ रहा है, KClO3 का बढ़ रहा है, पर सीजियम सल्फेट का Ce2SO4 थ्राइस क्या हो रहा है, नॉट सीजियम, सीरियम. ठीक है, सीरियम सल्फेट का क्या हो रहा है, कम हो रहा है. मतलब एक एक्सेप्शन निकली ना, इसलिए कभी भी जनरलाइज करके स्टेटमेंट नहीं देनी है केमिस्ट्री में कि हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि एक्सेप्शन कहीं से भी आ सकती है. ओके, तो कुछ की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम भी हो जाती है. तो ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी के बारे में. ठीक है, अब देखें नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये पानी है, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, मान लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम 20 ग्राम डिज़ोल्व होता है, मैक्सिमम 20. तो सैचुरेटेड कब होगा, जब मैंने वो 20 ग्राम डिज़ोल्व कर दिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अभी भी 20 से कम ही है, मतलब आपने 15 ग्राम डिज़ोल्व किया है, 16 किया है, 17 किया है. तो जब तक आप मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिज़ोल्व किया जा सकता था उससे कम अमाउंट डिज़ोल्व है, उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड. ठीक है. सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि आपने सॉल्यूशन को बेवकूफ़ बना के उसमें 20 ग्राम से ज़्यादा डिज़ोल्व करवा दिए हैं. अब आप बोलोगे यार 20 ग्राम से ज़्यादा होंगे कैसे, अभी तो हमने कहा कि सैचुरेटेड में 20 ग्राम का मतलब है कि अब और डिज़ोल्व नहीं होगा. हम क्या करते हैं, 20 ग्राम किस पे थे, एट T डिग्री सेल्सियस पे.
तो अगर मैं पानी को गर्म करूँगा तो 20 से ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो मान लो ये 20 ग्राम की जो लिमिट थी ये 22 ग्राम आ जाती है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ थोड़ा सा। तो मान लो मैंने T1 डिग्री सेल्सियस पे ये 22 ग्राम हो सकते थे डिजॉल्व और मैंने 22 कर दिए। फिर मैंने धीरे धीरे से बिल्कुल स्लोली टेम्परेचर को T1 से वापस T पे ले आया। अब सॉल्यूशन को पता ही नहीं लगा कि टेम्परेचर कम हो चुका है, उसमें 22 ग्राम ही डिजॉल्व है। तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट डिजॉल्व करते हैं, फिर वापस टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो सॉल्यूशन को बेवकूफ़ बना दिया हमने। तो सॉल्यूशन में अब T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पर 22 ग्राम डिजॉल्व है, तो हो गया वो सुपर सैचुरेटेड। पर सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम है, ए में क्या है, ये एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। देखना क्या होगा, ये छोटा सा क्रिस्टल है, ठीक है, छोटा सा क्रिस्टल, या डस्ट का स्पेक भी होगा उससे भी काम चल जाता है। तो छोटा सा क्रिस्टल हमने डाला, जहाँ ये डाला वहाँ पे क्या हुआ, इमीडिएटली क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगी। मतलब एक छोटी सी भी डिस्टर्बेंस अगर मिल जाए तो इमीडिएट जो सुपर सैचुरेटेड है वो क्रिस्टलाइज करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्यूट तो डाल रखा है और वो बेवकूफ़ बना हुआ था सॉल्यूशन। पर जैसे ही उसमें कोई डिस्टर्बेंस हुई, आपने उसको थोड़ा सा झटका भी दिया, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिसॉल्व था वो सेटल डाउन कर जाएगा। तो या तो वो नीचे बैठ जाएगा, या ऐसा कोई आप क्रिस्टल छोटा सा डाल देते हो तो वो उसके चारों तरफ मिलके क्रिस्टलाइज कर जाता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगी। तो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या करता है, हेनरी लॉ हमें समझाता है कि गैसेस को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं या किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करती है। अब सीधी सी बात है, ये मेरे पास यहाँ पर कोई लिक्विड है, मान लीजिए पानी है, इसके ऊपर यहाँ पर कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स का कुछ प्रेशर इसके सरफेस पे पड़ रहा होगा, ठीक है। इस प्रेशर की वजह से कुछ गैस के मॉलिक्यूल पानी में अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं ये प्रेशर और बढ़ा दूं तो और गैस के मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएंगे। मतलब कितनी गैस पानी में डिसॉल्व हो रही है, पानी में उसकी मोल फ्रैक्शन या उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये P क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर ऑफ द गैस है। जिस गैस की मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं ये उस गैस का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH इज द हेनरीज कांस्टेंट और X क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। उस गैस की उस लिक्विड में क्या मोल फ्रैक्शन है। तो जैसे जैसे मैं उस गैस का प्रेशर सरफेस के ऊपर बढ़ाता जाऊंगा वो गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगी, तो लिक्विड में उसका जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज हेनरीज लॉ। तो क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। प्रेशर वर्सेस X अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। अब याद रखिए कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जिस गैस का KH ज़्यादा होगा वो कम डिसॉल्व होती है, मतलब उसको डिसॉल्व करना मुश्किल होता है, ठीक है। KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और गैसेस के लिए तो टेम्परेचर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस डिसॉल्व नहीं होती। कोक की एक बॉटल लेना, घर पे उसको गर्म करना, क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। उसको फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो जो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की हुई है वो बाहर निकलने की ट्राई करेगी, उसका प्रेशर बढ़ेगा और वो एक्सप्लोड करके बाहर निकल जाएगी। तो KH भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है, टेम्परेचर भी, तो मतलब KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये एक फॉर्मूला हो गया। सेकेंडली, जो KH है वो गैस के चेंज करने से चेंज हो जाता है, वो लिक्विड के चेंज करने से चेंज होता है और वो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है। तो अगर तुम उसी गैस को उसी लिक्विड में रखा है तो KH की वैल्यू 1 है, लिक्विड वही रहा, टेम्परेचर वही रहा, गैस चेंज होगी तो KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो KH गैस के साथ भी चेंज होता है, लिक्विड के साथ भी चेंज होता है और टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। और हेनरी लॉ उन केसेस में अप्लाई नहीं होगा जहां पर उस गैस का लिक्विड के साथ कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है, या प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है। इन कंडीशन में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, देखिए वेपर प्रेशर एक
इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये लिक्विड है मेरे पास, अब ये धीरे धीरे वेपराइज हो रहा है, ठीक है, वेपर बन रहे हैं, मतलब अभी ऊपर जाने का रेट है। मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल ऊपर चले गए लिक्विड से वेपर में। अब जैसे जैसे यहाँ वेपर बढ़ते जाएंगे क्या होगा, वेपर की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जब ये बढ़ते जाएंगे इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो आपस में ये क्लोज आके कंडेंस भी तो होंगे। या जब ये, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं सारे के सारे वेपर्स, रैंडमली मूव कर रहे हैं, मान लीजिए सरफेस से कोलाइड किया और सरफेस में ही चले गए, अंदर लिक्विड में ही चले गए, तो अब नीचे आने का भी रेट स्टार्ट होगा। मान लीजिए 1 नीचे आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब ऊपर जाने वाला रेट भी 5 था, नीचे आने वाला रेट भी 5 था, तब क्या यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे वेपर के? नहीं, क्योंकि दोनों रेट बराबर हैं। जिस रेट से मॉलिक्यूल बन रहे हैं गैस ये वेपर के, उसी रेट से वो लिक्विड में भी जा रहे हैं, वापस भी जा रहे हैं। तो अब ये प्रेशर यहाँ पर बढ़ता नहीं है, अभी इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। इक्विलिब्रियम आने से पहले तो प्रेशर धीरे 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 बढ़ ही रहा था ना, उस टाइम भी तो प्रेशर की कुछ वैल्यू थी, उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बिफोर इक्विलिब्रियम। आप ये बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम आने से पहले का जो वैल्यू है उनको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। या ये भी होता है कि अगर 4 गैसेस हैं, ठीक है, उनका प्रेशर होगा PA, PB, PC, PD, एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 2 है, एक का 4 है, तो टोटल प्रेशर मिला के कितना होगा? 11। तो A का अकेला कितना है? 2, तो उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ D। तो एक एक कंपोनेंट के प्रेशर को भी हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। और पार्शियल प्रेशर कभी भी वेपर प्रेशर नहीं होता। वेपर प्रेशर का मतलब है इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, और इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी होने की वजह से वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तुम 1 लीटर पानी रख लो, 10 लीटर पानी रख लो, 100 लीटर पानी रख लो, 1 लाख लीटर पानी रख लो, पानी का जो वेपर प्रेशर है वो एक टेम्परेचर पे फिक्स है, चाहे वो चम्मच में हो पानी या वो तालाब में हो। तो वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया कितना है, कि तालाब के पानी के वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हो या चम्मच में लेके मेजर कर रहे हो। शेप ऑफ वेसल कैसी है, उस पर भी वेपर प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। अमाउंट ऑफ लिक्विड, कम लिक्विड है, ज़्यादा लिक्विड है, ये सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो वेपर प्रेशर की जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है वो क्लॉसियस-क्लिपरन इक्वेशन से क्लियर होती है। नेचुरल लॉग ऑफ P2/P1 इज इक्वल टू -ΔH वेपराइजेशन अपॉन R इंटू 1/T2 - 1/T1, कि 2 अलग अलग टेम्परेचर पे उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो एट बॉइलिंग पॉइंट, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? लेमन टर्म्स में अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर भी 1 के बराबर हो गया। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशंस में, जिसको आप 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप बहुत ऊंचे पहाड़ों पे चले जाओगे तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm से कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर P एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज होगा, पर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पे डिफाइन होता है। नेक्स्ट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, रॉल्ड्स लॉ। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना आपको भूल गया यहाँ पे, हाँ, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में देखिए, टोटल प्रेशर 11 था, तो जो टोटल प्रेशर है वो उसको क्या लिखेंगे आप? ठीक है, टोटल प्रेशर हो जाएगा PA + PB + PC + PD। और PA कैसे लिखेंगे? PA कितना है? P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B।
पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो ये रिलेशन है पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के बीच में। दिस इज डाल्टन्स लॉ, ये आपने गैसेस स्टेट में या स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, वॉलेटाइल लिक्विड मिक्सचर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं ए और बी। लिक्विड में उनकी मोल फ्रैक्शन को मैंने एक्स से डिनोट किया, एक्स ए और एक्स बी, और जब उनके वेपर बनते हैं, वेपर स्टेट में भी उनकी मोल फ्रैक्शन होंगी, तो वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन को मैंने वाई से डिनोट किया, वाई ए और वाई बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि लिक्विड की मोल फ्रैक्शन एक्स में है और वेपर की मोल फ्रैक्शन वाई में है। ठीक है, तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होना चाहिए, टोटल इंटू वाई ए। ठीक है, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर, तो यहाँ एक्स मत लिख देना, ये डाल्टन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं। तो पी बी कितना हो जाएगा, पी टी इंटू वाई बी, ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग। और टोटल प्रेशर है कितना, पी ए प्लस पी बी। अब रॉल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए क्या है, प्योर ए का वेपर प्रेशर, प्योर ए मतलब आपने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, और पी नॉट बी क्या है, प्योर बी का वेपर प्रेशर। तो ये है रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पी टोटल आएगा वो कितना आएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और इसको अगर आप थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बन जाएगा पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसको ऐसे याद कर लीजिए, एक का प्योर प्रेशर प्लस दूसरे वाले की मोल फ्रैक्शन इंटू जिसकी मोल फ्रैक्शन थी उसी का पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, मतलब यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पी नॉट ए, यहाँ एक्स बी था तो यहाँ भी पी नॉट बी। तो ये पी टोटल का रिप्रेजेंटेशन है रॉल्ट्स लॉ का। रॉल्ट्स लॉ किन सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है, आइडियल सॉल्यूशंस पे। ठीक है, तो देखिए रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैसा ग्राफ बनेगा, पी ए कितना है, पी नॉट ए एक्स ए, तो मान लीजिए ये ए था 100%। ठीक है, यहाँ पर एक्स ए हमारा इस कॉर्नर पे एक्स ए है 1 और एक्स बी है 0, मतलब ये प्योर ए है। तो प्योर ए का मान लीजिए जो वेपर प्रेशर है वो ये है, दिस इज पी नॉट ए। दूसरे एंड पे एक्स बी 1 होगा और एक्स ए 0 होगा, तो प्योर बी का मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर यहाँ है, मतलब बी कम वॉलेटाइल है क्योंकि बी का वेपर प्रेशर प्योर का कम है ए से। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, तो एक्स ए जहाँ पर 1 है वहाँ पर तो प्रेशर पूरा पी नॉट ए होगा, जहाँ एक्स ए 0 है वहाँ पे प्रेशर 0 होगा। तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हुई ना, एक्स ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी 0 से 1, तो पी ए भी बढ़ेगा 0 से पी नॉट ए तक, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये आएगी। बी के लिए एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये आएगी, और इनका जो टोटल प्रेशर है वो इन दोनों को कंबाइन करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन देगी ये आगे आएगा आपका टोटल प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये जो ग्रीन लाइन है ये है पी नॉट बी एक्स बी, ये जो ऑरेंज लाइन है ये है पी नॉट ए एक्स ए। तो दिस इज रॉल्ट्स लॉ। तो रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर का ये फॉर्मूला है। तो रॉल्ट्स लॉ बोलता है कि अगर ए और बी आपस में मिक्स होकर एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी भी इक्वेशन का मतलब आपके सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो इसी से आ रहा है, मतलब आपका सॉल्यूशन आइडियल है। मतलब ये फॉर्मूला बोलता है कि प्रेशर 20 आना चाहिए और प्रेशर 20 आ रहा है तो मतलब आपका सॉल्यूशन आइडियल है। अगर आपका प्रेशर 20 से कम या ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। तो सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल जो रॉल्ट्स लॉ को परफेक्टली ओबे करते हैं, नॉन आइडियल जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। नहीं करने वालों में से भी अब हो सकता है कि प्रेशर 20 से ज़्यादा हो। ठीक है, आपने 20 कैलकुलेट किया पर प्रेशर 20 से ज़्यादा था तो उसको बोल देंगे पॉजिटिव डेविएशन। अगर 20 से कम निकला तो वो जाएगी नेगेटिव डेविएशन।
तो इस तरह से दो टाइप के सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन और एक नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इन डेविएशंस में डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा एस और डेल्टा जी की जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यूज़ कैसे एग्जिस्ट करती हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़ीरो होती है और डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज़ीरो होती है। मतलब अगर आपने 20 ml ए का लिया, 40 ml बी का लिया, तो मिला के वो 60 ml ही बनाएंगे। मतलब मिक्स करने पे कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा और मिक्स करने पे ना हीट रिलीज होती है ना गेन होती है। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़ीरो है आइडियल में। आइडियल में सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये तीनों इंटरेक्शन सेम है। मतलब पहले सिर्फ सॉल्यूट यहाँ अकेला था एक साइड में, दूसरी तरफ सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपस में खुश हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल आपस में खुश हैं। तो जितना खुश ये सॉल्यूट अपने मॉलिक्यूल के साथ है, जब इसको मैं मिक्स कर दूंगा सॉल्वेंट के साथ तब भी ये उतना ही खुश रहेगा। ठीक है, मतलब जो इंटरेक्शन सॉल्यूट की सॉल्यूट के साथ है वही सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ भी है, और सॉल्वेंट का भी ऐसा ही है, जितना खुश सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपस में है उतने वो सॉल्यूट के साथ भी होंगे। तो मिक्स करने पे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो नुकसान होगा ना कोई फ़ायदा होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस देखो मिक्स करने पे हमेशा डिसऑर्डर बढ़ता ही है, कुछ भी मिक्स करो तो डेल्टा एस मिक्सिंग तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि वो मिक्स हो गए स्पॉन्टेनियसली तो डेल्टा जी मिक्सिंग तो नेगेटिव होगा। और अब नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि मिक्सिंग ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन डिसऑर्डर, और डेल्टा जी मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा क्योंकि मिक्स हो गए स्पॉन्टेनियसली। तो इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए नीचे वालों को, तो ऊपर वाले जैसा डेविएशन वैसा साइन। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच और डेल्टा वी का पॉजिटिव साइन, और नेगेटिव डेविएशन में दोनों का नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आप अपनी टेक्स्ट बुक से रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी से याद कर लें, बहुत ज़रूरी है। और जेई नीट किसी भी एग्ज़ाम में डेविएशन के ऊपर एक एग्जांपल आना बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, कि चार आपको मिक्सचर दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन नेगेटिव शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, डेल्टा वी बढ़ गया, मतलब आपने 20 और 40 ml मिक्स किए थे, वो 60 से ज़्यादा हैं, मतलब दूर दूर हैं, वो नज़दीक नहीं आना चाह रहे, दूर दूर हैं, मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं। तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की उतनी जमी नहीं आपस में। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी अच्छी नहीं है जितनी सॉल्यूट सॉल्यूट की थी और जितनी सॉल्वेंट सॉल्वेंट की थी। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं, इसीलिए ज़बरदस्ती मिक्सचर करवाना पड़ रहा है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, मतलब हीट देनी पड़ रही है उल्टा। नेगेटिव डेविएशन में क्या है, जितना सॉल्यूट के साथ खुश था उससे भी ज़्यादा अच्छा खुश वो सॉल्वेंट के साथ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती होगी दोनों के बीच में, इतनी होगी कि बहुत ही नज़दीक आ गए कि हम दूर तो रहेंगे नहीं। तो पहले ये 20 ml में था, ये 40 ml में था, मिक्स किया तो बोलते नहीं 60 में नहीं, हम 50 में रह लेंगे। ठीक है, तो मतलब उनको कम वॉल्यूम चाहिए, और भी कम वॉल्यूम चाहिए, मतलब आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब अगर बहुत क्लोज रहेंगे, आपस में चिपके रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो हीट करने पे बाहर थोड़ा ना जाएंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगी तो उनको एक दूसरे से अलग करना और वेपर स्टेट में लेके जाना मुश्किल होगा। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, उनका प्रेशर जो है वो कम बनता है, वेपर में जाते बहुत कम है। अब वेपर कम बनेंगे तो प्रेशर भी तो कम ही बनेगा ना। पॉजिटिव डेविएशन क्या, एक दूसरे से ऐसे बड़े परेशान हैं, बोलते हैं कोई ले जाओ वेपर फेज में, तो थोड़ा सा भी हीट किया आराम से वेपर फेज में जाने को तैयार हैं। तो ज़्यादा वेपर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। किससे ज़्यादा आएगा, जितना रॉल्ट लॉ ने प्रिडिक्ट किया था उससे ज़्यादा आएगा। सो दैट इज़ द डेविएशन पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो आप थोड़े से पढ़ के आए एजियोट्रॉपिक के बारे में कि पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।